नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो एनालिसिस करने वाले हैं। यस गाइस, वी आर गोइंग टू एनालाइज विच ऑफ द कंपनीज इन निफ्टी 50 आर द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट फॉर। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो बहुत काम आएगा आपके लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का कंपैरिजन और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सारे इन्वेस्टर्स के पास निफ्टी 50 के कोई ना कोई कंपनी के स्टॉक्स तो होते ही हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट एंड इसमें आई टेल यू दी अप्रोच टू गेट अ 15 to 20% ईयर ऑन ईयर रिटर्न ओवर 10 years पीरियड। तो डू वॉच दिस वीडियो गाइस वेरी केयरफुली। ये बहुत काम का वीडियो है एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगा। छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी, सो आई डू नॉट रिकमेंड एनी ऑफ द बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी ऑफ द स्टॉक्स। अगर मैं इस वीडियो में बोलता हूँ कि ये कंपनी अच्छा है या ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बेच दें या ख़रीद लें। कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्टेशन ज़रूर करें। तो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन। तो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द निफ्टी 50 स्टॉक्स फॉर द फिजिकल ईयर 2020। तो इसमें टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं। HDFC लाइफ कंपनी का एनालिसिस मैंने नहीं किया है, मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगा क्यों। तो पहली बात तो मैंने सारे कंपनीज को बकेट में क्लासीफाई किया है। आई हैव सेपरेटेड दीज कंपनीज इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ अ बकेट। ये थियरी मैंने सौरभ मुखर्जी के आर्टिकल से उठाया है। सौरभ मुखर्जी इज़ अ फेमस इन्वेस्टर फ्रॉम मार्सिलस इन्वेस्टमेंट्स एंड वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो काफ़ी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है वहाँ से, सिंपल होता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। एंड मैंने अपना ओन थियरीज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिज आइडिया एंड माइंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है। ट्विन रेशियोज, सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ROE फॉर नॉर्मल कंपनीज, सॉरी ROCE फॉर नॉर्मल कंपनीज एंड ROE फॉर बैंक एंड NBFC कंपनीज। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि आप पिछले 10 साल का सैम्पल साइज लो और 10 साल में आप ये देखो कि किस साल में सेल्स का ग्रोथ डबल डिजिट में है और ROE या ROC डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टाइप 15% के ऊपर है। ये दोनों क्राइटेरिया अगर मिल के सेटिस्फाई होता है तो हम उसको काउंट करते हैं। सो इफ़ अ कंपनी सेटिस्फाइज इट फॉर 5 out of 10 years, that means the company is having a number 5/10, या इन शॉर्ट नंबर 5। तो 50% ऑफ द सैम्पल स्पेस में कंपनी ने दोनों क्राइटेरिया मिल के सेटिस्फाई किया। तो गाइस डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग खाली सेल्स अलग से देखते हैं, ROE ROC अलग से देखते हैं। उनको मिलता है कि पिछले 10 साल में कंपनी ने सेल्स ग्रेटर देन 7 years दिखाया है डबल डिजिट्स में, एंड ROC ग्रेटर देन 6 years दिखाया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि द आंसर इज 6 और 7। दोनों क्राइटेरिया जब उस एक साल के लिए सेटिस्फाई होगा, हम सिर्फ तब उसको गिनेंगे। एनीवे, मूविंग ऑन। यूनिवर्स इज निफ्टी 50 एक्सेप्ट फॉर HDFC लाइफ, क्योंकि HDFC लाइफ का 10 साल का डेटा नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं HDFC लाइफ अच्छा कंपनी ख़राब कंपनी है, आई विल जस्ट से कि इट इज़ टू सून टू मेक एनी स्टेटमेंट। मेरे को थोड़ा सा और डेटा चाहिए। तो आने वाले समय में अगर HDFC लाइफ बढ़िया करता है तो then it will be counted as a great company, and if not then we'll see what to do. तो 4 बकेट्स हैं, A B B1 प्लस एंड C। B1 प्लस को मैंने B1 भी लिखा है आने वाले स्लाइड्स में। तो एक मतलब बेसिकली B के अलावा जो भी है B1 या B1 प्लस, वो थर्ड बकेट है, आप समझ लीजिए। तो बकेट A में खाली 10 में से खाली 0 to 3 years कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बकेट बी में 10 में से 4 से 6 साल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बकेट सी में 7 out of 10 years सेटिस्फाई हो रहा है। सो बकेट सी इज़ यूनिक। बकेट सी में सिर्फ नंबर 7 है, और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बकेट B1 प्लस, आई एम सो सॉरी गाइस, बकेट B1 प्लस इज 7 out of 10 years। और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये बकेट जो है ये बकेट सी में भी जा सकता है आने वाले साल में, या बकेट बी में जा सकता है। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ऊपर वाले बकेट में मूव हुआ तो अच्छा है, नीचे वाले में मूव हुआ तो ख़राब है, बट इसका चांस बहुत कम है कि ये जो है आने वाले समय में इट विल गो डाउन द लेन। कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि गिरे,
फ्रॉम बकेट B1+ टू बकेट बी एंड इवन बकेट ए, बट बहुत कम होंगे. बकेट सी के जो स्टॉक्स है दे आर गिविंग यू द रिटर्न्स आउट ऑफ 10 ईयर्स 8+8 9 या 10. तो चलिए एनालाइज करते हैं कि हमारे निफ्टी 49, क्योंकि HDFC लाइफ नहीं गिना है हमने, निफ्टी 49 में से कौन से कंपनीज जो हैं बकेट B1+ एंड सी में आता है. क्लियरली आई थिंक दिस गोस विदाउट सेइंग कि बकेट ए इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग बकेट, बकेट सी इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग बकेट. अच्छा, मैंने ये 2 क्राइटेरिया क्यों उठाए है वो भी बता देता हूँ जल्दी से. सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट होने का मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्ट्स बिक रहा है. अगर कंपनी बढ़िया है लेकिन कंपनी का सेल डबल डिजिट से नहीं ग्रो हो रहा है तो वो कंपनी का बढ़िया होने का क्या फ़ायदा. कोई उसका प्रोडक्ट ख़रीद ही नहीं रहा है तो कंपनी कैसे रेवेन्यू रिकग्निशन करेगा. इसलिए एक बढ़िया कंपनी, डिमांड कंपनी को देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट होना मांगता है. और ROCE tells the ability of the company to make money on invested capital. ROCE is probably the most important ratio to analyze for any company. बेसिक रेशियो टू एनालाइज. अगर 15% के नीचे हुआ तो कंपनी कितना भी अच्छा हो फ़ायदा नहीं है. एंड इनफैक्ट ROCE लेस देन 15% कंपनी अच्छा हो ही नहीं सकता है. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनालाइजिंग दीज टू थिंग्स. और एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलता है हमें कि जो आपका स्टॉक परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर वो ये दोनों कंडीशंस के साथ बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑलमोस्ट 70 to 80% कोरिलेशन है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी डबल डिजिट रेट से ग्रो कर रहा है अपना सेल्स और एट द सेम टाइम कंपनी का ROCE भी 15 के ऊपर है वो सारे सालों में, तो कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होगा आने वाले 10 साल में. ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि कंपनी का सेल्स ROCE बढ़िया है और कंपनी का स्टॉक टैंक किया है. तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय कोरिलेशन. और हम इसको भी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. तो लेट अस नाउ सी कि विच कंपनीज द फेमस या इनफेमस कंपनीज कम इन बकेट ए. तो बकेट ए में 18 कंपनीज आते हैं गाइस. निफ्टी 50 में 18 कंपनीज ऐसे हैं जो 10 साल में 3 साल या उससे कम सालों में सेल्स ग्रोथ ऑफ डबल डिजिट एंड क्या कहते हैं ROCE ऑफ मोर देन 15% कॉम्बो दिया है. एंड यू विल बी सरप्राइज प्रॉबेबली टू फाइंड कंपनीज लाइक L&T ने पिछले 10 साल में खाली 1 साल दिया है जिसमें उसका सेल्स डबल डिजिट था, ROCE 15 के ऊपर था. ICICI बैंक का 0 है. पीपल से ICICI बैंक बहुत बढ़िया बैंक है, इन्वेस्ट करो. इट हैज़ गिवन 0 आउट ऑफ 10. रिलायंस हैज़ गिवन 0 आउट ऑफ 10. रिलायंस कंपनी जियो की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द स्टॉक मार्केट. बट इफ़ यू रिमूव जियो फ्रॉम रिलायंस तो देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. सो महिंद्रा ने 10 में सिर्फ 3 साल दिए हैं. सो वी कैन सी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका स्टॉक परफॉर्मेंस भले ही बहुत अच्छा रहा हो कुछ महीनों या लाइक पास्ट 1-2 ईयर्स में, बट दे हैव नॉट डन वेरी ग्रेट बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. सो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़े बट क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना हो. बट आई वुड से कि ऐसे कंपनीज में पैसे डालना, स्पेशली जब वो कंपनीज का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसको मैं रिस्की मानता हूँ. क्योंकि फंडामेंटली सेल्स एंड ROCE आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में कंपनी कैसे करेगा वी कैन नॉट से. मैं पर्सनली ICICI बैंक, रिलायंस से दूर रहूँगा. अगेन आई वॉन्ट टू जस्ट क्विकली रिमाइंड यू दिस इज़ नॉट स्टॉक रिकमेंडेशन ऑफ बाय और सेल. मैं खाली एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ. यू कैन कम्प्लीटली डिसएग्री विथ मी एंड से कि नहीं ये फैंटास्टिक कंपनीज हैं एंड इट इज़ फाइन. यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा है. इट्स जस्ट अ थियरी विच आई बिलीव होल्ड्स ट्रू स्टैटिस्टिकली और कुछ नहीं. चलिए बकेट बी को देखते हैं. बकेट बी में 15 कंपनीज हैं एंड इसमें भी विल बी सरप्राइज टू सी कंपनीज लाइक बजाज फिनसर्व जो कि 10 में 6 साल दिया है. बजाज ऑटो 10 में 4 साल दिया है. मारुति हैज़ गिवन 6. एक्सिस बैंक हैज़ गिवन 6. हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज़ गिवन 5. तो कोटक हैज़ गिवन 4. अभी आप एक चीज़ देखिए, मारुति एंड HUL
का नाम बहुत फेमस है इन दी स्टॉक मार्केट. इवन एक्सिस बैंक इज़ वेरी फेमस, बट दे हैव नॉट परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल. आर दीज कंपनीज बैड? नो. ये कंपनीज अच्छे हैं. ये कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे आर वेरी गुड कंपनीज. लेकिन इनसे भी बेटर कंपनीज जब आपको मिलते हैं इन्वेस्ट करके, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करने को मिलते हैं, तो वाई टेक अ रिस्क विद दीज कंपनीज. अभी एचयूएल में ROC इज़ ऑलवेज इन डबल डिजिट्स, मतलब 15 के ऊपर है. इनफैक्ट एचयूएल का ROC इज़ लाइक क्लोज टू 100%. बट इसका सेल्स जो है वो ओनली 5 out of 10 years ग्रेटर देन या इक्वल टू 10% रहा है. तो ऐसे कंपनीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? द कंपनी इज़ नॉट बैड, कंपनी इज़ ग्रेट, बट इसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है. एंड सेल्स इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मार्केट को ऑलमोस्ट 100% पेनिट्रेट कर चुका है. आप ऐसा समझिए, कोलगेट 10 से 20 साल पहले जब टूथपेस्ट बेचता था तो हर कोई टूथपेस्ट नहीं यूज़ करता था. गांव के लोग, अभी देन ऑल्सो गांव के लोग या रूरल मार्केट्स में पीपल यूज टू यूज़ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ ब्रशिंग टीथ, नॉट टूथपेस्ट. बट आज आप कहीं पे भी जाइए, 90% या 99% लोग आपको इंडिया में टूथपेस्ट यूज़ करते हुए नज़र आएंगे. जब सभी लोग टूथपेस्ट ऑलरेडी ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं तो आप और कितना बेच सकते हैं? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल. तो इसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं. तो मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ HUL इज़ ऑलमोस्ट 100%. तो it is very 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 difficult for HUL to find new people to buy products. and what is worse, HUL का competition भी बहुत heavy है. HUL को बहुत सारे अदर प्लेयर्स से भी compete करना है, तो मार्केट शेयर जीतना बहुत टफ है. इसलिए HUL क्या कर रहा है, compete करने की जगह एक्विजिशन करता है. HUL से इसकी देखो, मैं एक नया प्रोडक्ट बना के फ़ाइट करने का कोई सेंस नहीं है. लेट मी परचेस योर कंपनी इटसेल्फ. तो तुम्हारा कंपनी का सारा सेल्स, प्रॉफिट्स, R&D सब कुछ अब मेरा है, एंड आई कैन शो माई सेल्स टू बी ग्रोइंग, एंड दिस इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ. तो जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन के थ्रू सेल्स बढ़ाता है, प्रॉफिट्स बढ़ाता है, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं. ये गलत तरीका नहीं है, ये गलत नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल. बट एक ऑर्गेनिकली ग्रोइंग कंपनी को हमेशा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न आई फील कि HUL, डिस्पाइट बीइंग अ फैंटास्टिक कंपनी, डजंट डिजर्व लॉट ऑफ अलोकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो मनी, क्योंकि इससे बेटर कंपनीज हैं. और हम देखेंगे इन द बकेट B1+. B1+ में 9 कंपनियां हैं, जिसमें आपको टाइटन, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, TCS, ITC, आयशर मोटर दिखेंगे. ये 6 कंपनीज बहुत ही अच्छे हैं. बाकी 3 जो हैं, टेक महिंद्रा, गेल एंड सील, दे मे और मे नॉट बी ग्रेट, बट आई हैव डन फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दीज 6 एंड ऑल द 6 आर फैंटास्टिक कंपनीज. ITC थोड़ा डाउन चल रहा है, बट आने वाले 10 सालों में डेफिनेटली अच्छा करेगा, क्योंकि उसका कोर फोकस अभी FMCG में है. ऐसा कंपनी ITC बहुत अच्छा है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है. तो B1 इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इट कैन गो टू बकेट C, एंड बकेट C इज़ दी बेस्ट कंपनी. तो लेट अस सी कि बकेट C में क्या क्या आते हैं. So there are totally 7 companies in bucket C: HDFC Bank, Bajaj Finance, IndusInd, Infosys, Nestle, HDFC, and HCL Tech. So these companies have, I've shown the numbers against these companies कि 10 में से 10 out of 10 years HDFC and Bajaj Finance ने परफॉर्मेंस दिया है. ये फिनोमिनल परफॉर्मेंस है. फ्रॉम नो एंगल इज इट बैड. तो दिस इज़ रियली ग्रेट. इंडसइंड ने 9 out of 10 दिया, लेकिन इंडसइंड थोड़ा रिस्की है बेस्ड ऑन माई फंडामेंटल एनालिसिस. इन्फोसिस इज़ अ ग्रेट कंपनी, ये तो आप जानते ही हैं. नेस्ले इंडिया पे मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया है. सो दैट इज़ अगेन अ फैंटास्टिक कंपनी. आई हैव शोन वाई इट हैज़ अ मोनोपोली, एंड ऑलरेडी वो अपने सारे सेगमेंट्स में फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे आता है. मार्केट लीडर है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के सेगमेंट्स में. तो बहुत ही अच्छा कंपनी है नेस्ले इंडिया. HDFC बैंक में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन HDFC, बट HDFC इज़ ऑल्सो ग्रेट कंपनी. HCL टेक भी बहुत अच्छा IT कंपनी है. तो इन्फोसिस और HCL टेक दोनों अच्छे कंपनीज हैं.
TCS though has more ROC and fundamentals, slightly better than Infosys, maybe better than HCL Tech, बट सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. तो इन दोनों कंपनीज़ का सेल्स जो है वो TCS से थोड़ा बेटर है फॉर दिस 10-year सैम्पल स्पेस. बट नेक्स्ट ईयर TCS कैन इमीडिएटली कम टू दिस बकेट. तो TCS भी एक अच्छा कंपनी हो जाएगा. तो दिस इज़ द टोटल एनालिसिस ऑफ बकेट डिस्ट्रीब्यूशन. आप समझते हैं कि को रिलेशन है क्या. खाली ये दोनों चीज़ों को देख के क्या कोई बता सकता है कि आने वाले 10 साल में कैसे करेगा. लेट अस जस्ट सी कि अगर 10 साल पहले हम ये करते इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में तो कैसे होते हैं. तो बकेट ए में जो बकेट के बाजू में जो हैश है दैट टेल्स यू कि नंबर ऑफ़ ईयर्स आउट ऑफ 10 कितने कंपनीज आ रहे हैं. ठीक है. एंड बकेट ए फॉर्म्स 37% ऑफ योर निफ्टी 50. बकेट बी फॉर्म्स 31% ऑफ योर निफ्टी 50. बेसिकली आपका 68% ऑफ कंपनी इज आइदर एवरेज और जंक. ठीक है. बाकी 33% या 32% जो भी है वही एक अच्छा कंपनी बच जाता है. तो आप अगर निफ्टी के इंडेक्स में डालते हैं तो आप 2/3 ऑफ योर कंपनीज आर बैड कंपनीज. एंड निफ्टी जो होता है वो हर 10 साल में 10 से 15 कंपनियां रिप्लेस होते हैं. आप मेरे को बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में कौन से कंपनीज रिप्लेस होंगे, किस बकेट से रिप्लेस होंगे. डेफिनेटली बकेट ए से मैक्सिमम होगा. अगर कुछ और बकेट के अलावा हुआ तो मे बी बकेट बी. बट डेफिनेटली B1+ एंड C वी सॉ आर हाई परफॉर्मिंग कंपनी, हाई परफॉर्मर्स. उनको रिप्लेस करना बहुत टफ है. एंड मैंने 3 years 5 years एंड 10 years रिटर्न दिखा है. तो सिंपल सा एनालिसिस है. मैंने 1st of August 2017 to 2020 को 3 years दिखाया है. 1st of August 2015 to 2020 is your 5 years. 1st of August 2010 to 2020 is 10 years. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बकेट ए के सारे कंपनी में 100 रुपये बराबर डालता तो मेरे क्या रिटर्न्स होते हैं उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है. तो आई गेट -5, 4 and 7 फॉर 3, 5 and 10 years. आपका बकेट ए में खाली आप इन्वेस्ट करते तो आपका रिटर्न्स बहुत ही ख़राब होता. इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन बकेट बी तो यू वुड हैव गॉट -2, 1 and 10%. 10 साल के टाइम होराइजन में खाली 10% का रिटर्न मिलता तो इट्स नॉट दैट ग्रेट. लेट अस सी बकेट B1 या B1+. तो 4, 6 and 17 3-5 साल में रिटर्न बहुत अच्छे नहीं है. लेकिन 10 साल में यू आर गेटिंग 17% ईयर ऑन ईयर. डेफिनेटली 17% YOY बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है. एंड काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ये रिटर्न अचीव ही नहीं कर पाते. तो अगर आप बकेट B1 में इन्वेस्टेड रहते हैं पिछले 10 साल से तो यू वुड हैव डन फिनोमिनल कंपेयर टू मोस्ट म्यूचुअल फंड्स. एंड अगर आप बकेट सी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो 10, 15 and 20% का रिटर्न्स आपको मिलता YOY. सो क्लियरली बकेट सी इज़ दी बेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर रिटर्न. एंड हमने खाली 2 क्राइटेरिया लिए, सेल्स ग्रोथ एंड ROC एंड या ROE डिपेंडिंग ऑन कंपनी टाइप. तो ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया इसको. हाँ, हमारा मेन कंसर्न है बकेट सी जो कि येलो में है वो हेड एंड शोल्डर्स अबाव है. बाकी सबसे ग्रे वाला इस बकेट बी. तो बकेट बी 10 साल के टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है बट 3 और 5 साल में उतना खास नहीं. और बाकी के कोई भी बकेट्स 3-5 साल में तो आसपास भी नहीं देता है बकेट सी के. तो आई जस्ट मैप्ड बकेट B1+ एंड बकेट सी. अगर आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट मनी तो इस सिंपल स्ट्रैटेजीज़ कि आप B1 और C में पैसे 60-40 रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. लाइक 60% ऑफ योर कैपिटल कैन गो इक्वली टू बकेट सी एंड द रिमेनिंग 40 कैन गो इक्वली टू बकेट B1 या 50-50 मर्जी है. इन ऑल केसेस योर रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years शुड बी वेरी गुड. 10 से 15 से 20% तो होना चाहिए. एंड एक चीज़ याद रखिए, there are 2 criterias here which are super important to know. अगर आप बकेट B and C में इन्वेस्ट करते हैं ब्लाइंडली विदाउट डूइंग एनी रिसर्च तो जस्ट रिमेंबर दैट ये बढ़िया रिटर्न्स मिलने के लिए 2 चीज़ें करना ज़रूरी है.
पहली बात, यू हैव टू नॉट टच एनी कैपिटल, सॉरी, यू हैव टू नॉट सेल एनी स्टॉक और बाई एनी स्टॉक। आप ईयर 1 में जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपका रिटर्न जो है आने वाले 10 साल में इतना होगा। हर साल अगर आप पैसे डालेंगे तो ये रिटर्न एवरी ईयर नहीं मिलेगा। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन सारे 16 स्टॉक्स में ऑल द स्टॉक्स विल नॉट गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। ये 16 में हो सकता है कि 6 से 7 कंपनी या 8, इवन 8 कंपनी ज़ीरो हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा होगा, मैं ये भी नहीं कह, मुझे ये भी नहीं पता है कौन से होंगे या नहीं होंगे, बट चांसेस है कि 16 में 8 कंपनियां ज़ीरो हो जाए। अगर आपके 8 से 10 कंपनियां भी सर्वाइव कर जाते हैं एंड बढ़िया रिटर्न्स देते हैं, तो बाकी के जो कंपनीज जो ज़ीरो हुए हैं उसके कंपैरिजन में योर रिटर्न्स विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपनी ज़ीरो हो रहा है या होने वाला है? आपको और मेरे को नहीं पता है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इसको अनटच्ड रखते हैं तो हमारा रिटर्न्स बढ़िया होगा। अगर ज़ीरो हो रहा है होने दो, बिकॉज अगर आपने ज़ीरो होते वक्त बेच दिया और मान लीजिए कि अचानक से वो बढ़ने लग गया एंड वो मल्टी बैगर निकल गया आने वाले 10 साल में, तो आप रिग्रेट करेंगे। तो जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ स्टॉक्स गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे। डोंट एडजस्ट, डोंट बाय और सेल एनीथिंग, just invest in all the 16 if you are not interested in doing deep research। अगर आप ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो जितने भी इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें 70% to 80% जो है वो बढ़े और ना गिरे, तो यू कैन डू फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दी 16 कंपनीज एंड इनमें से आप 8 से 10 कंपनियां चुन सकते हैं जो आपके लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा करेगा, ख़राब तो नहीं करेगा ऑफ कोर्स। एंड एक बहुत सिंपल इंडिकेशन है, अगर ये कंपनीज बकेट शिफ्ट करते हैं, लाइक बकेट सी से बकेट B1+ गया, फिर बकेट B1+ से बकेट बी में गया एंड वर्स बकेट बी से बकेट ए में चला गया, तो क्लियरली 10 साल में दिस कंपनी कैन नॉट डू ग्रेट। सो दैट इज़ प्रॉब्ली वन इंडिकेशन। तो guys, I hope this video was useful to you. I hope you learned how to invest. If you are a beginner, आपको शायद एक आइडिया मिल जाए कि टॉप 50 कंपनीज़ में किस कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड बाकी लोगों को एक आइडिया लग सकता है कि उनके करंट इन्वेस्टमेंट्स किस बकेट्स में फॉल करते हैं। And I do portfolio analysis, so you can send me a portfolio. I can do bucket analysis for it and give it to you for free with historical returns and future prospects. And lastly, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, डू रीड अ लॉट ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। डेफिनेटली आपको बढ़िया स्टॉक्स चूज़ करने में हेल्प मिलेगा फ्रॉम दीज 16। So if you want me to do analysis of any other index fund like Nifty Next 50 या some specific sectors, so do let me know in the comment. I'll be happy to do it. That's all for today guys. Thank you. See you in the next video.